नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई भूली बुसरी यादें। और इस कहानी के एक आखिरी एपिसोडों पे हम चल रहे हैं, जिस पर हम सम्राट अशोक के अंतिम समय के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक के लगभग 40 वर्षों तक राज किया। 72 वर्ष की वृद्धावस्था में उसका देहावसान हुआ। अशोक के जीवन के बारे में प्राचीन पुराण साहित्य में कुछ भी प्रमाणिक नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार तो अशोक एक काल्पनिक राजा है। केवल श्रीलंका, ब्रह्मदेश, बर्मा तथा चीनी यात्रियों के विवरणों से ही हमें कुछ प्रमाणिक जानकारी मिलती है। वास्तव में 1915 के बाद खोजे गए अशोक के धम्म अभिलेखों द्वारा ही यह सिद्ध हो सका कि अशोक काल्पनिक राजा नहीं थे, बल्कि भारत के एक महान ऐतिहासिक सम्राट हैं। श्रीलंका और बर्मा की बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के अंतिम दिन सुख से नहीं बीते। उसने अपने अंतिम दिनों में राज सिंहासन अपने पौत्र राजकुमार संप्रति के हाथों सौंप दिया। संप्रति यह अशोक की भांति उदार धर्मधर दानी नहीं था। उसने अशोक के निजी खर्चों पर भी पाबंदी लगा दी थी। यद्यपि वह भी बौद्ध धर्मावलंबी ही था, किंतु उसने बौद्ध संघ को दिए जाने वाले दान को बहुत कम कर दिया था। अशोक को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वह विवश था। अपनी इस व्यवस्था पर वह निराश भी था। इस बात के संकेत दिव्यावदान नामक ग्रंथ में ही मिलते हैं। अशोक के अंतिम दिन सुखपूर्वक नहीं बीते थे। बर्मा की परंपरा अनुसार अशोक ने अपने अंतिम दिनों में भी दान देने की उदारता को कमी नहीं आने दी थी। सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि वह भिक्षु संघ को दान में देते रहते थे। राजकुमार संप्रति को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसने भंडाराध्यक्ष को बुलाकर यह आज्ञा दी कि अब से आगे राजकोष से दान में दिए जाने वाले निमित्त महाराजा अशोक को कोई रत्न, सोना, चांदी न दिए जाए। अब अशोक का हाथ तंग हो गया। उसने अपने खाने पीने के लिए प्रयोग आने वाले सोने चांदी के बर्तनों को भी बौद्ध संघ में दान में देना शुरू कर दिया। राजकुमार संप्रति ने तंग आकर महाराज को मिट्टी के पात्रों में बर्तन परोसने की राजाज्ञा जारी कर दी। अशोक का धैर्य टूट गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वैभव, सत्ता और प्रभुता में से कोई भी वस्तु अब उसके पास न रख सके। रुग्णावस्था में औषधि के रूप में उसके पास केवल एक आंवला शेष बचा था। उसने अपने पास खड़े एक राज्य कर्मचारी के हाथ में आंवला रखते हुए कहा, आज जम्बूद्वीप के स्वामी के रूप में मेरे पास इस आंवले के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा। जाओ, इस आंवले को बिहार के भिक्षु संघ में दान में अर्पित कर दो। यह दान समस्त जम्बूद्वीप के राज चक्रवर्ती राजा का अंतिम दान है। मेरे इस अंतिम दान को संघ के सभी पूज्य भिक्षुगण आपस में बांटकर स्वीकार कर लें। बिहार के वयोवृद्ध संघ नायक महाथेर ने महाराज अशोक के आंवले के दान को स्वीकार करते हुए कहा, यह आंवला संसार की असारता और नश्वर स्वभाव के प्रतीक है। ये आंवला वैभव, सत्या और प्रताप के मद में डूबे हुए लोगों को ज्ञान एवं संवेद प्रदान करने की ओर इंगित कर रहा है। इसके बाद उस अमूल्य दान के रूप में मिले आंवले को कूटकर सभी भिक्षुओं में बांट दिया गया। बाद में अशोक के दान की इस महान घटना को भोजपत्र में लिखवाया गया। इस अमूल्य दान की स्मृति को में बनवाए गए एक चैत्य के गर्भगृह में धर्मानुसार स्थापित कर दिया गया। कालांतर में यह आमलक चैत्य के रूप में विख्यात हुआ। 5वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फायान ने इस आमलक चैत्य को पाटलिपुत्र में देखा था। इस चैत्य में लिखा था, महाराज अशोक ने समस्त जम्बूद्वीप चारों दिशाओं में स्थित संघ के भिक्षुओं को दान में दे दिया। कहते हैं इस महादान के बाद सम्राट अशोक का जीवन दीप सदा के लिए शून्य में विलीन हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी इस चैत्य के दर्शन किए थे। उसने भी अपने यात्रा विवरण में लिखा, संघाराम बिहार की बगल में आमलक नामक एक चैत्य। आमलक भारत की औषधि के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का फल है।
यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि 1997 में आयोजित एक सेमिनार में अपना पर्चा पढ़ते हुए पटना म्यूजियम के इतिहासकार अरविंद महाजन ने पटना के गोलघर को भी आमलक स्तूप बताया, जिसकी चर्चा चीनी बौद्ध यात्री फायान ने अपने यात्रा संस्मरण में सम्राट अशोक के स्तूप के रूप में की। उसके बाद आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे आमलक स्तूप कहा। ह्वेनसांग ने लिखा कि आमलक स्तूप पाटलिपुत्र नगर के दक्षिण पूर्व में स्थित महाजन महोदय ने तर्क किया कि सम्राट अशोक ने जब नगर के विस्तार की जरूरत महसूस की तब उसने गंगा नदी के सटे बांकीपुर से जहां गोलघर स्थित है घिया तक नया घर बसाया। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण में पुराने और नए नगर पाटलिपुत्र की भी चर्चा की है। महाजन के अनुसार इसी नए नगर से दक्षिण पूर्व की ओर आमलक स्तूप होने की बात ह्वेनसांग ने की थी, जो हर हाल में गोलघर की ओर इंगित करता है। महाजन महोदय ने बताया कि गोलघर की स्थापना 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने की थी। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में गोलघर एक चट्टानी शिला है, जिसे सन 1786 में गैरिस्टीन महोदय ने अंदर और बाहर से ईंट और चूने की दीवार खड़ी करके ढक दिया। महाजन महोदय ने कहा कि दिसंबर 1995 में गोलघर के आसपास के इलाके जैसे पटना म्यूजियम के अहाते में गड्ढा खोदने के क्रम में 3 उंगलियों की छाप वाली मौर्यकालीन ईंटें साफ बताती हैं कि यहाँ मौर्यकाल की आबादी थी। सम्राट अशोक की परिनिर्वाण के लगभग 50 वर्ष बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 187 ईस्वी में अस्त हो गया, परंतु स्थानीय राज्यों के रूप में मौर्य राजा अगले 400 वर्ष तक विद्यमान रहे, जिनमें उनका अंतिम राजस्थान का चित्तौड़गढ़ था, जहां 734 ईस्वी तक राजा भान मौर्य का शासन था। इसके पश्चात गुहिल वंशी सिसोदिया राणाओं का यहाँ राज्य तो हुआ, उसमें भी 1273 ईस्वी तक रावल समर सिंह के लिए एक शिलालेख में बुद्ध धम्म मर्मज्ञ कहा गया है, जिससे हमें मौर्य वंश द्वारा भगवान बुद्ध की धरोहर को संभाल कर रखने तथा मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा उस धरोहर को स्वीकार कर रखने की अनुमान सरलता से हो जाता है। इस अमर धरोहर के विरासत के धाती के हम योग्य उत्तराधिकारी बने, यही हमारी कल्पना है। इस प्रकार से सम्राट अशोक का जीवन यहाँ से समाप्त होता है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन एक महान क्रांतिकारी और देवप्रिय राजा के रूप में हुआ। तो आखिरी एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अशोक की महानता के बारे में, किन अभूतपूर्व कार्यों के कारण से सम्राट अशोक महान हुए। तो चैनल पर बने रहिए और आखिरी एपिसोड तक बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड होने वाले जो हैं उसमें एक नए हम कहानी के साथ आप तक आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।